है एवरीवन। आज हम चैप्टर करने वाले हैं क्लास +2 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं। और मैं इस वीडियो सीरीज में पूरी की पूरी बायोलॉजी पे क्रैश कोर्स पूरा करूँगी। तो गाइस ये क्रैश कोर्स है तो हम बिल्कुल फास्ट चलेंगे। एंड दिस क्रैश कोर्स इज़ यूजफुल फॉर ऑल यूजी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड सिंपली यूजफुल फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। भाई किन किन स्ट्रेटजीज का हम यूज़ करते हैं फूड को इन्हांसमेंट करने के लिए। तो देखिए जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको बताने वाली हूँ। जो फर्स्ट पेज पे लिखा है वो लिखा हुआ है जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑफकोर्स सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की इन्हांसमेंट प्रोडक्शन भी जो है हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इसमें हम क्या करें, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल को अप्लाइड कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री में एंड प्लांट ब्रीडिंग में एक मेजर रोल प्ले करेंगे। क्योंकि हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, तो ये मेजर रोल प्ले करेगी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। Several new techniques like embryo transfer technology, tissue culture techniques are also play pivotal role in further enhancing food production। तो बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। सबसे पहले गाइस आती है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले आती है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ये, क्योंकि इसमें हमें लाइफ स्टॉक बढ़ाना है। जैसे कि वाइटल स्किल जो फार्मर्स के लिए ये आर्ट है। एनिमल हस्बेंड्री हम क्या करेंगे? डील विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स, जैसे कि बफेलोज, काउस, पिग, हॉर्स, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट्स एक्सेट्रा, जो के लिए यूज़फुल है ह्यूमंस के लिए। इसके अंदर जो आती है पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज के अंदर रीडिंग, कैचिंग, सेलिंग ऑफ फिश, मोलस्कस, शेलफिश, क्रूस्टेशियंस, प्रॉन्स एंड क्रैब्स। और बहुत ही टाइम तक एनिमल्स जैसे कि सिल्कवर्म, प्रॉन्स, क्रैब, फिशेस, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, शीप्स, कैमल्स जो ह्यूमंस प्रोड्यूस कर रहे थे। और इवन हमारे यहाँ पे 70% जो वर्ल्ड का लाइफ स्टॉक है वो इंडिया में ही रहता है, इंडिया एंड चाइना के अंदर रहता है। लेकिन एक बात जो है, यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड फार्म जो कंट्रीब्यूट हम कर रहे हैं सिर्फ 25% कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा जो हम कन्वेंशनल प्रैक्टिस जो कर रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग की एंड केयर की और न्यूअर टेक्नोलॉजी को हमें अप्लाई करना चाहिए ताकि हम अच्छी क्वालिटी भी ला सकें, अच्छी प्रोडक्टिविटी भी ला सकें। तो मैनेजमेंट कैसे करनी है फॉर्म की एंड फॉर्म के एनिमल्स की? जो प्रोफेशनल अप्रोच डेट हैव बीन अप्लाइड इवन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्म मैनेजमेंट गिव द मस्ट नीड्स बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन। इसके अंदर होगा क्या? सबसे पहले गाइस हमें पढ़ना है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब डेयरी नाम से पता लग रहा है जो भी डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक हमारा डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमन कंजप्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। ये डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट है गाइस हमारे। एंड मिल्क जो यील्ड करता है, आप लोग तो पता ही है ना, मिल्क यील्ड्स ए प्राइमरी डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द फार्म, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, मुझे अच्छा मिल्क चाहिए तो मुझे अच्छी मिल्क देने वाले काऊ चाहिए, अच्छी मिल्क देने वाली बफेलो चाहिए। सबसे पहला काम होगा मुझे अच्छी यील्ड के लिए मुझे सिलेक्शन करना है गुड ब्रीड्स का, जिनके पास हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एरिया। मतलब जो उस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो सबसे बेस्ट जो है यील्ड दे सके। इवन यील्ड तो साथ में दे ही सही, साथ में उसको डिसीज़ भी कम से कम हो या फिर ना हो, रेजिस्टेंट टू डिसीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमें हमारी ब्रीड सिलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छी हमें यील्ड तो दे ही सही, साथ में वो रेजिस्टेंस टू डिसीज़ से भी। और फॉर द yield potential to be realized the cattle have to be well looked after। और इवन हमें yield अच्छी कैटल तब देगी जब हम उसको अच्छी कंडीशन देंगे। जैसे कि मैनेजमेंट में हमें उसको अच्छे घर में रखना है, जहाँ पे अच्छे घर का मतलब क्या है, जहाँ पे उसको प्रॉपर हवा मिले, प्रॉपर पानी मिले, एडिक्वेट अमाउंट में वाटर, एंड हम डिसीज फ्री कंडीशन प्रोवाइड कर सके। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन ए साइंटिफिक मैनर विद स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑन फूडर। कि हमें अच्छी अमाउंट में चारा देना है एंड अच्छी क्लीननेस रखनी है, हाइजीन रखनी है कैटल की भी और जो हैंडलर्स उनकी भी। और इन दिनों में जो है मच ऑफ द प्रोसेस हैव बीन मैकेनाइज्ड हो चुकी है, इसलिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के चांस तो गाइस ख़त्म हो ही चुके हैं। इसमें तो मुझे कुछ ऐसे कहने की बात है ही नहीं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के चांस तो ख़त्म हो ही चुके हैं, तो इसलिए बहुत सारी मशीन्स आ चुकी है। इसके अलावा इन सब बातों के साथ साथ जो मेन चीज़ और रहेगी कि रेगुलर विजिटिंग डॉक्टर्स का भी रहे, ताकि डॉक्टर्स आके देख सके हाँ उन्हें कोई डिसीज़ तो नहीं है, ताकि टाइम पे रोका जा सके।
और रेगुलर विजिटिंग गाइस डॉक्टर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ताकि उन्हें कोई भी डिसीज़ ना हो और अवेयरनेस हो सके। तो इतना था हमारा किसके में, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में। हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री का मतलब ही है, पोल्ट्री क्लास एक्चुअली एक डोमेस्टिकेटेड जो घरेलू जो बर्ड्स होते हैं, इन्हें फॉल बोलते हैं, एंड इनका हम यूज़ करते हैं इनके फूड के लिए और इवन इनके एग्स के लिए। इनके अंदर टिपिकली इंक्लूड होते हैं चिकन्स एंड डक्स और समटाइम्स टर्की एंड गीस भी इंक्लूड होते हैं। वर्ल्ड प्लेट इज ऑफ्टन यूज रेफर टू द मीट ऑफ ओनली दिस बर्ड्स। तो गाइज जो पोल्ट्री का मीनिंग है, इसका मतलब है मीट ऑफ ओनली दिस बर्ड, ठीक है। एंड इसके अंदर जो मेन चीज़ आती है एज इन डेयरी फार्मिंग सिलेक्शन ऑफ डिसीज़ फ्री। सबसे पहले तो गाइज हमें कोई भी फार्मिंग करनी है तो हमें डिसीज़ फ्री या सुटेबल ब्रीड का जो है प्रॉपर चूज़ करना है। डिसीज़ फ्री होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए। सुटेबल ऑफकोर्स डिसीज़ फ्री होएगी तभी तो उसकी जो प्रोजेनी होगी वो डिसीज़ फ्री होएगी, एंड हमें अच्छी सुटेबल ब्रीड मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक पर्टिकुलर ब्रीड ज़्यादा से ज़्यादा हमें फूड दे सके, एंड प्रॉपर एंड सेम फार्म कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, प्रॉपर फीड वाटर देंगे, हाइजीन प्रॉपर देंगे, हेल्थ केयर देंगे, तभी वो पोल्ट्री जो है हमारी अच्छे से चलेगी। हमने टीवी न्यूज़ में बहुत बार देखा भी है बर्ड फ्लू वायरस के बारे में। अगर ये को हो जाए तो बहुत ही सबको इफेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे अंदर फ्लू होता है, वैसे ही बर्ड फ्लू भी वायरस होता है जो कि क्रिएटेड स्केयर इन द कंट्री एंड ड्रास्टिकली इफेक्टेड एग एंड चिकन कंजप्शन। इसके अलावा बर्ड फ्लू वायरस को अगर डिटेल में आ सकता है क्वेश्चन, तो चलिए उसके बाद हम आते हैं एनिमल ब्रीडिंग के अंदर कि एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है। एनिमल ब्रीडिंग एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, इंक्रीजिंग करनी यील्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूव करना डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ द, मतलब जो भी हम डिज़ायरेबल इसकी जो क्वालिटीज़ हमें इसमें इंक्रीज हो रही है। तो ब्रीड का मतलब क्या होता है गाइस, ब्रीड का मतलब होता है कि एनिमल्स जो कि पर्टिकुलरली अगर मैं ब्रीड की बात करूँ तो ब्रीड मीनिंग्स ए ग्रुप of animals, breed meaning a group of animals related by descent and similar in most characters। जैसे कि उनकी जनरल अपीयरेंस सेम होएगी, फीचर साइज कॉन्फ़िगरेशन, तो उन्हें हम ब्रीड बोलेंगे, मतलब उनके पूर्वज भी सेम होएंगे। फाइंड आउट द नेम ऑफ सम कॉमन ब्रीड ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री इन अवर एरियाज। तो बहुत ही सारी ब्रीड्स है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कुछ। उसके बाद आता है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग हम कर चुके हैं गाइस की ब्रीडिंग एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। बहुत सारी ब्रीड्स रहती है इसके अंदर। तो ब्रीड हमें समझ में आ गया। अगर ब्रीडिंग होती है बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, ठीक है, एक ही ब्रीड के बीच में ब्रीडिंग होती है तो हम बोले कि इन ब्रीडिंग। अगर डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में ब्रीडिंग होती है तो बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है, मीटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड और जिनकी 4 to 6 जनरेशन लगभग, मतलब 4 से 6 जनरेशन, लाइक फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन, फोर्थ कजन के बीच में हो रही है। इसके अंदर क्या होता है, सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स लेते हैं ताकि अच्छे अच्छे करेक्टर्स आ सके, अच्छी प्रजानी बन सके। सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल ले रहे हैं पहले उन्हें, अब ऐसे नहीं लेगी, पहले उन्हें आइडेंटिफाइड करेंगे। लाइक हमें काऊ लेनी है जो जैसा मिल्क देता हो। अब हमें अगर जो मेल लेना है, काऊ में फीमेल हमने ले ली, ठीक है। अब काऊ और बफेलो में मिल्क ज़्यादा लेनी चाहिए। अब सुपीरियर मेल कौन सा होगा, जो कि अच्छे प्रोजेनी दे सके, ठीक है, जिसके रेजिस्टेंट टू डिसीज़ हो, मान लीजिए सुपीरियर मेल वो होगा। तो हमें पहले सिलेक्ट करना है, फिर उन्हें कराना है, तो बहुत अच्छे करेक्टर्स आएंगे। लेकिन इसका जो है एक नुकसान है वह इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, होमोजाइगस प्योर लाइन्स आ जाती है, जैसे कि मेंडल जी ने बताया था, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स है। सिमिलर स्ट्रेटेजीज यूज फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन्स इन कैटल वाज यूज्ड एज इन पेयर ऑफ केस ऑफ पीस। इसके अंदर इनब्रीडिंग कैटेगरीज क्या इंक्रीज करता है, होमोजाइगोसिटी, सेम सेम कैरेक्टर आ जाएंगे। तो इनब्रीडिंग क्या कर सकता है, प्योर लाइन डेवलप कर सकता है, और ये हार्मफुल हो सकता है क्योंकि अगर रिसेसिव जीन आ गई, जैसे कि मान लो लीजिए जो फीमेल के अंदर कोई ऐसा जीन था जो कि ए कैपिटल है, ये रिसेसिव कंडीशन में डिसीज कॉज कर सकता है। सेम ये मेल में भी था। अगर ये मान लीजिए दोनों आ गए तो ऑफकोर्स की बात है, अब तो डिसीज वो कॉज करेगी ही सही। तो इस केस में गाइस यहाँ पे डिसीज करने वाले जीन्स आ सकते हैं एंड ये हार्मफुल जीन्स हो सकते हैं। और हम, आप समझ रहे हैं ना। तो एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ, इससे हमें नुकसान हो सकता है। तो बस यही नुकसान है इसका इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और तो सब बढ़िया ही है। तो हाउ एवर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग यूजली रिड्यूस करेगा फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हेन एवर दिस बिकम्स ए प्रॉब्लम सिलेक्टेड एनिमल्स ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड। तो गाइज हमारा यहाँ पे इनब्रीडिंग ख़त्म होता है। और नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आउटब्रीडिंग से